नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। और अब हम बात जिसकी करने वाले हैं, असल में अभी तक जो आपने पिक्चर देखी है उसके बाद की जो पिक्चर बाकी है उसका अब जिक्र होगा। एक तो सबसे बड़ी पिक्चर यह बाकी है कि अभी तक जो है वो सर्वे हैं, वो एग्जिट पोल्स हैं, और इसमें सारे एग्जिट पोल्स यही इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं और एक बार फिर से शपथ ले रहे हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ एग्जिट पोल्स में ही ऐसा बचा है जिसकी निटी-ग्रिटीज को समझना जरूरी है, और उसी में एक है 90 सीटें। वो 90 सीटें, ये कौन सी पिक्चर है जो बाकी है? असल में ये वो 90 सीटें हैं जिनमें जीत या हार का मार्जिन ये कहा जा रहा है कि 25,000 से भी कम रह सकता है। ये पेंडुलम किसी भी तरफ जाकर रुक सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये पेंडुलम किस तरफ थमेगा, क्योंकि यही तय करेगा कि 400 पार या 400 से कम का आधार किन सीटों की बदौलत होने वाला है। ये वो 90 सीटें हैं जो अलग अलग राज्यों की 90 सीटें ये इशारा कर रही हैं कि इधर जिसकी तरफ चीजें स्विंग हो गई वो असल में बाजी मार लेगा। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आपको यह समझने में मदद करेंगे कि असल में यह पेंडुलम किस तरफ जाकर थम सकता है। हमारे साथ पीयूष भाई मौजूद हैं जो कि ईटीजी की तरफ से इस सर्वे को जिन्होंने किया है, वो आपको ये बताएंगे कि ये कम मार्जिन वाली सीटें किस तरफ जाकर रुक सकती हैं, ठहर सकती हैं। ये सस्पेंस बरकरार रहेगा, सिर्फ गिनती ही बता पाएगी कि असल में क्या होने वाला है। कमरुज़्ज़मान साहब हमारे साथ लगातार एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं और आपको ये बता रहे हैं कि लॉजिक्स के आधार पर किसको कैसे देखा जाना चाहिए, और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी आपकी इसी में मदद कर रहे हैं कि कहां पर लॉजिक्स, जो प्रिवेलिंग लॉजिक्स हैं, जो तर्क हैं, वो चल रहे हैं और कहां पर ये डिफाई हो जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर आ जाती है बात नरेंद्र मोदी फैक्टर की। आइए ये समझते हैं कि लगातार तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, इस बात का इशारा सारे एग्जिट पोल कर रहे हैं। ईटीजी, टाइम्स नाउ, नवभारत, ये सर्वे भी बता रहा है कि 358 सीटें एनडीए की तरफ जा रही हैं और 152 सीटें जा रही हैं एनडी की तरफ। ऐसे में वो कौन सी सीटें हैं जहां फाइट इतनी टाइट है कि कुछ भी हो सकता है? ये 19 राज्य हैं और 19 राज्यों में अलग अलग जगहों पर फैली हुई ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आइए समझते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। पहले अगर आप इसमें निगाह डाल लेंगे तो फिर उसके बाद आपको यह बताने के लिए ले चलेंगे कि अलग अलग राज्यवार कहां कितनी सीटें हैं। पहले हम यह समझ लेते हैं कि ये 90 सीटें जो सब तय करने वाली हैं कि 400 पार का आधार है या 400 पार का आधार नहीं है, उसमें कहां कितनी। 19 राज्य, 90 सीटें। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 14 सीटें, यहां पर देखिए 14 सीटें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हैं। बिहार से 13 सीटें हैं। झारखंड में 2 सीटें ऐसी हैं जिनमें टफ फाइट है। राजस्थान में 10 सीटें ऐसी हैं जिनमें बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। महाराष्ट्र में ऐसी 10 सीटें हैं। गोवा में 1 सीट ऐसी है। चेंज कीजिए। और कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल में 8 सीटें ऐसी हैं। गुजरात में 1 सीट है। गुजरात में 1 सीट, ये आइसोलेशन में टापू वहां क्यों बन रहा है? हिमाचल प्रदेश में 1 सीट, दिल्ली में 1 सीट, हरियाणा में 3 सीटें और पंजाब में 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर मामला फंसा हुआ है, क्योंकि मार्जिन बहुत कम होने वाला है जीत या हार का। मध्य प्रदेश में ऐसी 2 सीटें बताई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में 2 सीटें। असम में सर्वे बता रहा है कि 3 सीटें ऐसी होंगी। ओडिशा में सर्वे कहता है 4 सीटें। एग्जिट पोल बताते हैं कर्नाटक में ऐसी 7 सीटें हैं। तमिलनाडु में 3 सीटें। तेलंगाना में ऐसी 2 सीटें होने वाली हैं। 19 राज्यों की 90 सीटें ये ऐसी हैं जहां पर यह मामला क्लोजली कॉन्टेस्टेड है, जहां मार्जिन बहुत कम होने वाला है। जीत या हार का मार्जिन जब 25,000 से कम होगा, 25,000 ज्यादा से ज्यादा मार्जिन होगा और उससे कम मार्जिन कुछ भी हो सकता है, तब ऐसे में ऊंट किस करवट बैठ लेगा इसका कुछ पता नहीं है। सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसकी 7 सीटें। अमेठी आगे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। मैं जानता हूं आप उधर के बारे में भी जानना चाहते हैं, लेकिन पहले सहारनपुर से शुरू करें। 90 सीटें, जाने क्या होगा रामारे। अब जरा देखिए सहारनपुर, यहां राघव लखनपाल और उधर इमरान मसूद आपको दिखाई दे रहे हैं। इमरान मसूद कह रहे थे कि अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो पहले मेरा इलाज होगा, उसके बाद तुम सबका इलाज होगा। यहां पर क्या होने वाला है? राघव लखनपाल या इमरान मसूद। आगे बिजनौर चले आइए। दीपक सैनी, चंदन चौहान। दीपक सैनी को बाद में उम्मीदवार बनाया गया था, पहले यशवीर सिंह थे। यहां पर क्या होने वाला है ये भी समझ लीजिए। ये बाद में जो पैंतरा खेला है समाजवादी ने, ये काम आएगा कि नहीं आएगा? आरएलडी जीतेगा, क्या होने वाला है? नेक्स्ट चेंज कीजिए। बिजनौर मैंने आपको दिखाया, इस पर कमेंट लेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन जल्दी जल्दी इसको चेंज कीजिए, वक्त बहुत कम। बाराबंकी यूपी चले आइए। तनुज पुनिया कांग्रेस के या राजा रानी रावत बीजेपी, यहां क्या होने वाला है? कैसरगंज चले आइए। भगत राम मिश्रा या करण भूषण सिंह, यहां क्या होने वाला है?
करण भूषण बृजभूषण की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, क्या होगा? डुमरियागंज यूपी, भीष्म शंकर तिवारी, जगदंबिका पाल, यहां क्या होने वाला है? बीजेपी एसपी में से कौन बाजी यहां मारने वाला है, ये भी यहां देखना इंटरेस्टिंग। कम मार्जिन वाली ये सीटें डिस्कस कर रहे हैं हम आपसे। अमरोहा उत्तर प्रदेश, दानिश अली या कंवर सिंह तंवर, यहां भी मार्जिन बहुत कम होने वाला है। लेकिन वो जो मार्जिन, एक वोट काफी होता है, जो जीता वो सिकंदर होता है। यहां सिकंदर कौन बनने वाला है? नेक्स्ट चेंज कीजिए, अमेठी चले आइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जानता हूं आप जानना चाहते हैं। स्मृति ईरानी, 55,000 वोट का पिछली बार फासला था जीत में, इस बार क्या होने वाला है? किशोरी लाल शर्मा इसको पलट सकते हैं या मार्जिन बढ़ जाएगा? यह इंटरेस्टिंग है। मोहनलालगंज उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? कौशल किशोर भारतीय जनता पार्टी के या आरके चौधरी, इनमें से कौन विजयी होने वाला है? सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें जब आप मेजर करने जाते हैं, नापने जाते हैं, जोखने जाते हैं, तो भटकी हुई हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं? भटके हुए फैक्टर्स जिनको पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। पहले पीयूष के पास चलता हूं। पीयूष, ये उत्तर प्रदेश में क्योंकि कहा जाता है कि जहां कास्ट जितनी प्रेवेलेंट होती है वहां पर इसको समझना पकड़ना उतना मुश्किल होता है। उत्तर प्रदेश में कौन से फैक्टर्स हावी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा फैक्टर है दिनेश जी, वो है आपका एमवाई कंसोलिडेशन। ये जितनी भी सीटें हैं यहाँ पे, जो मैं एवरेज अगर बताऊं तो मुस्लिम का जो आबादी है, वो आपका मुस्लिम वोटर की जो मैं आबादी बताऊं तो वो 30 से 40% के करीब है। और यादव भी जो है वो यहाँ पे 5 से 10% आपको मिल जाएंगे। जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपका एससी फैक्टर है, जो दलित का जो वोट है यहाँ पे ऑन एन एवरेज यहाँ पे 15 से 20% का दलित वोट है। और यहाँ पे जो मैं अगर आपको जो सबसे बड़ा एक फैक्टर बन के आएगा वो बीएसपी आएगा, क्योंकि बीएसपी ने अपने सभी कैंडिडेट खड़े किए, सभी सीटों पे कैंडिडेट खड़े किए, और वो जो दलित वोट है जो तीनों में बढ़ गया है। तो इसीलिए ये सभी सीटें जो हमारे मार्जिन ऑफ एरर में आ गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि एससी दलित वोट और उसमें बीएसपी का फाइट को ट्रायंगुलर बना देना, इससे चीजें बहुत सारी तय हो रही हैं। हर्षवर्धन के पास चलता हूं। हर्षवर्धन, ये जो मैं सीटें आपको बता रहा था अभी, इसमें से आपकी निगाह किस सीट पर सबसे ज्यादा है, जो आप समझते हैं कि हाँ यहां वाकई चीजें वाकई टाइट हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है दिनेश जी, जो सीटें आपने बताई हैं वो ज्यादातर सीटें उसी तरह की हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि नए समीकरण में क्या होगा। नया समीकरण मतलब 2024 में सपा बसपा साथ नहीं है, लेकिन अब जैसे सहारनपुर की सीट है, बसपा जीती थी हाजी फजलुर रहमान, लेकिन इमरान मसूद वो कांग्रेस पार्टी से थे और कांग्रेस पार्टी वहां अच्छा खासा वोट पाई थी, 2 लाख से अधिक मत पाई थी। इसलिए इस सीट पर ओपन है मुकाबला। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी अलग से लड़ेगी तो क्या उसको मुस्लिमों का वोट मिलेगा, और अगर मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी है माजिद अली, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को 14 वाला एडवांटेज मिलेगा? क्या ये टफ सीट है, मुश्किल सीट है। तो मुझे लगता है इस सीट को इसी तरह से देखा जाना चाहिए। जब आप मोहनलालगंज की बात करते हैं तो कौशल किशोर, जिसको कहते हैं कि उनको थोड़ी मुश्किल भले हो रही हो, लेकिन वो सीट निकाल ले जाएंगे। लखनऊ के बगल की सीट है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल उनको हमको होती हुई नहीं दिखती है। तो मोटा मोटा कह, जैसे अमेठी की सीट है, अमेठी की सीट पर बहुत से लोग कॉन्टेस्ट बता रहे हैं, लेकिन मुझे वहां कॉन्टेस्ट नहीं दिखती। अगर आप दोनों की बातों से मैं हिंट लूं तो क्या कमरुज़्ज़मान साहब, बीएसपी को अपने फोल्ड में लाने में अगर इंडी किसी तरीके से कामयाब हो जाता तो इंडी के लिए यहां दावेदारी बहुत ज्यादा निर्णायक रूप से मजबूत हो जाती है, ऐसा समझते हैं क्या? नहीं, ये कमरुज़्ज़मान साहब से सवाल था जी। 2024 में बहुजन समाज पार्टी लगभग समाप्त होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, ये बात अब तय कर लो। लेकिन वो जाते जाते तो काम कर दे रही है ना, इंडी काम कर नहीं पाई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ, और जितना भी ये मार्जिनल सीट सब बता रहे, 2019 में भी इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीट जीता था मार्जिनल सीट्स। उसमें भी लगभग आपका समीकरण में उठकर आया था 2019 में 90 से 100 सीट था मार्जिनल, उसमें से 40 सीट वो जीत गई। अब 2024 में देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको, कोई नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या ये एक प्रयास है कि कल जो आपने समीक्षा दिखाया है उसको किसी तरह से बैलेंस करने का एक तरीका है? अगर 90 सीटों में अगर मार्जिन ऑफ विक्ट्री इज वेरी वेरी लेस और कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, ये समझ लूं कि भाई कहीं पे बैलेंस करने का कोशिश हो रहा है। आज ये पीयूष आपकी तरफ इशारा है, वो ये कह रहे हैं 90 को आप ऐसे लेके चल रहे हैं कि बाद में आप कह सकें कि यहाँ तो हमने पहले ही कह दिया था कि मामला टाइट है। मैं इनको जवाब देना चाहूंगा कि जो बीजेपी ऐसी पार्टी है जो भी आपकी टफ सीटें होती है, ज्यादा चांस रहता है कि बीजेपी जो है उसको निकाल लेती है। उसका कारण यह है कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और जो कार्डर है वो बहुत मजबूत है। नहीं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ कहाँ आ रहा है? देखिए, आपको पोल ऑलरेडी डब्बा बंद हो चुका है।
आपका समीक्षा बोल रही है कि 4-5% का अंतर रहेगा। 4-5% भी नहीं है, वो हमारा मार्जिन ऑफ 2000 एरर रहता है। सुनिए, एक पार्लियामेंट्री में लगभग 2000 बैलेट बॉक्स है और हर बैलेट बॉक्स में अगर मार्जिन कितना होगा ऑफ एरर, 40 से 50 का, हम तो 3% का मार्जिन ऑफ एरर कह रहे हैं। तो 2000 अगर 1000 वोटर आया एक बूथ पे तो कितना मार्जिन ऑफ एरर आया? 30 हम आया। सारे बूथ को नहीं कवर करते, हम जो कवर करते वो टारगेटेड बूथ को तो कवर इसीलिए करते हैं। बोलता हूँ ये मार्जिन ऑफ एरर सर बुरा मत मानिए। नहीं, मार्जिन ऑफ एरर में आपको मैथमेटिकली समझाना चाहूंगा। मार्जिन ऑफ एरर जो होता है वो आपका सैंपलिंग नहीं, एरर वो ये कहने का मतलब उनके है कि आपका जो मार्जिन ऑफ एरर लेकर चल रहे हो और यहां पर जो दिखाई दे रहा है फर्क, जो मार्जिन दिखाई दे रहा है 25 से 30 हजार, जो कहा सभी सीटों में मार्जिन ऑफ एरर है, लेकिन काफी सारी सीटों में बीजेपी ही आगे है, मतलब लीड में बीजेपी मिली है। नहीं हो सकता है बीजेपी जीते, हम इसलिए बोल रहा हूं 90 सीट में हम बोल रहे 50-50 हो जाए ऑपोजिशन और इसमें। तो जहां 320 गौतम जी दिखा रहे हैं, दिनेश जी दिखा रहे हैं 320 या 330 बीजेपी को, अगर 40 सीट भी ये मार्जिनल में ऑपोजिशन के पास चले जाए तो बहुमत कहां आ रही है? वो ये कह रहे हैं, कमरुज्जमान कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, कि अगर इसको आप फर्दर डिवाइड कर लें, हाफ कर लें, इसको 45 कर लें आप 90 की बजाय और 45 दे दें आप ऑपोजिशन को, तो सीधे सीधे वो बात जो ये लोग अंदाजे में पहले लगा रहे हैं उस तरफ जाकर गाड़ी रुकती है। क्या ये आप भी बाय करते हैं नहीं, इसको? मुझे लगता है दिनेश जी अपने सर्वे को आप अब दूसरी तरह से देख रहे हैं। स्मृति ईरानी, कंवर सिंह तंवर, ये जो सीटें, करण भूषण सिंह, ये सीटें कहीं हारने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज हार जाएगी ये कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। अमरोहा में दानिश अली जब सपा बसपा दोनों साथ में थे तब जीत गए थे, इस बार कोई गुंजाइश नहीं, कंवर सिंह तंवर बड़ी आसानी से जीत रहे। तो मुझे तो लगता है जिन 90 सीटों की बातचीत यहां हो रही है और जो सीटें अभी मेरे सामने आई हैं उसमें बहुतायत भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है। एक काउंटर दे रहे हैं, ये कमरुज्जमान एक काउंटर दे रहे हैं। हर्षवर्धन सुनिए जल्दी से सर। जो इमरान मसूद का सीट, हमने भी उसका बहुत अच्छा से उसका रिपोर्ट्स लिया है वहां पे। देखिए शुरुआत में प्रॉब्लम हुआ था कि कांग्रेस का जो वर्कर्स है वो दानिश अली को ठीक से नहीं ले पा रहे थे, लेकिन जब से इलेक्शन जब प्रोग्रेस हुआ और आगे बढ़ते गया तब देख रहे हैं कि दानिश अली के साथ में समाजवादी के वर्कर्स प्लस कांग्रेस के वर्कर्स मिलकर अमरोहा सीट में लड़ाई की है। और मसूद अली तो हमारा जो यूपी में अगर कोई एक सीट ऐसा है रायबरेली और अमेठी के बाद में वो अमरोहा है जिसमें दानिश अली इमरान मसूद जीत रहे और दानिश अली भी जीत रहे। मैं इनको एक जवाब देना चाहूंगा, आंकड़ों के हिसाब से जवाब देना चाहूंगा बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से, क्योंकि मैं दिल्ली की तरफ जाने वाला हूं। मैं अगर आपको कास्ट कॉम्पोजिशन बता दूं तो मुस्लिम जो है वहां पे 40% करीब है और जो आपका दलित वोटर है वो 20 से 22 के करीब है। दलित वोटर और आपका जो कुछ हद तक मुस्लिम वोट जो है वो बीएसपी से कट रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पे यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। इस बार बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स काफी दिए हैं ये उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार जो पोलराइजेशन हुआ उत्तर प्रदेश में, देखिए दलित वोट तो काटेगा, आप 40% से तो नहीं जीत सकते। योगी जी का बुलडोजर का वजह से जो पोलराइजेशन हुआ कि हम किसी और को नहीं देंगे, ना तो भाजपा को देंगे ना किसी और को, पर आप देंगे, 40% गठबंधन को देंगे। उसका वजह से बीएसपी का टोटल वोट बैंक शिफ्ट किया है। ये लॉजिक से देखिए, ये असल में हर कोई अपना लॉजिक सामने रख रहा है। ये कौन सा लॉजिक सब्सक्राइब करने वाला है ये आपको तय करना है, और इससे ये तय हो जाएगा कि पेंडुलम जाकर रुकेगा किधर। मैं सारा दिल्ली की बात डिस्कस कर लूं। दिल्ली की वो कौन सी सीट है जिसमें मामला फंसा हुआ लग रहा है, आइए जरा वो भी देख लें। यहां पर दिल्ली की सीट महाबल मिश्रा निकालेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, या कमलजीत सहरावत भारतीय जनता पार्टी की वो सीट हथिया लेंगी। यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि ये कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज है। इस सीट को लेकर इफ एंड बट है, बाकी चीजों में, बाकी सीटों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये चीजें स्पष्ट हैं। जरा हरियाणा भी देख लें, दिल्ली की सीट याद रखिएगा, बाकी हरियाणा के संदर्भ में भी जल्दी जल्दी डिस्कस कर ले। रंजीत चौटाला, ये चचिया ससुर हैं, इनकी बहुएं नैना सुनैना वो यहां पर नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन जयप्रकाश मुख्य कंटेंडर कांग्रेस के साथ ये समझा जा रहा है कि ये मुकाबला। हिसार किसकी तरफ यहां पर ये किसके पक्ष में बात जाएगी? सोनीपत आ जाइए हरियाणा। मोहनलाल बडोली खुद ये कह चुके हैं कि बहुत ज्यादा भीतरघात हुआ है, सबोटाज हुआ है, क्या उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, या सतपाल ब्रह्मचारी पर वो भारी पड़ेंगे? ये जो मार्जिन है जब कम होगा तो बहुत सारे ऐसे माइन्यूट फैक्टर्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कृष्णपाल गुर्जर, तीसरी बड़ी जीत इनकी हुई थी पिछले बार के चुनावों में, 6 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीते थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि मार्जिन बहुत कम है और इस बार यह तक हो सकता है कि एकदम वर्ज पर खड़े हुए हैं, या तो इधर या उधर। महेंद्र प्रताप, यह कहा जा रहा है कि ये जीत सकते हैं। ये दिल्ली और हरियाणा के बारे में आपने ये देखा कि चीजें क्या जा। अब जरा ये समझ लूं कि इसके बारे में लॉजिक कहां किसका क्या है। हर्षवर्धन, पहले आपके पास।
देखिए, मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की ये सीट जो प्रवेश वर्मा वाली थी, जिसपे कमलजीत सहरावत को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, वहां कोई बहुत मुश्किल बीजेपी को होने वाली है। दिल्ली में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही, इसमें मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता है। महाबल मिश्रा को लेकर जो कहा जा रहा था, और देखिए पहले महाबल मिश्रा का जो प्रभाव था और अभी जिस तरह की स्थिति है, उसको फर्क करके देखना चाहिए। अभी वो आम आदमी पार्टी के साथ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस स्थिति में है कि चुनाव जीत सके। अब न तो पूर्वांचल का वोट आने वाला है, न दूसरा वोट आने वाला है, जिसको बार बार कहा जाता है कि कुछ आधार उनके पास बचेगा। अब हरियाणा की सीटों की अगर बात करें तो मुझे रंजीत चौटाला बेहतर मजबूत प्रत्याशी दिखते हैं। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ कई लोग कहते हैं कि गुस्सा है, लोगों की नाराजगी है, लेकिन इतना ज्यादा अंतर था, उस अंतर को पाट कर कांग्रेस पार्टी वहां पहुंच पाएगी, इसमें मुझे थोड़ा सा एक तरह से कहें कि ये लगता नहीं कि इतना पहुंच पाएंगे। फरीदाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीटों में से। ठीक है, ये यहां पे जैसे आपने वहां पे बताया कि ये MY कंसोलिडेशन ये एक फैक्टर है, जाट कंसोलिडेशन एक फैक्टर है, यहां पर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्जिन के हिसाब से निर्णायक हो सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं हर्षवर्धन जो कहना चाहूंगा, जो कह रहे हैं कि जो पिछली बार जो फरीदाबाद की सीट थी, जो कृष्णपाल गुर्जर जी थे, 48% मार्जिन, आप ये मत सोचिए कि आपको 48% पूरा इधर करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 25% इधर से उधर करना है। अगर 25% उधर से गया तो दूसरे में ऐड हो जाएगा, तो जो 48 का आपका 3% के मार्जिन ऑफ एरर में आएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हमें देखने को मिला है, जो गुज्जर वोटर है वो इनसे नाराज है। अब ये उसके क्या कारण है वो हमने इतना तो नहीं देखा, पर गुज्जर वोटर जो उसमें हमें नाराजगी इनमें दिखी और जो नंबर्स में हमें देखने को मिली है। और दूसरा यहाँ पे जो जाट है वो तकरीबन 14% है, जो एनीवेज वहाँ पे कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। और यहाँ पे दलित वोटर भी जो है 14%, वो भी थोड़ा कांग्रेस की तरफ झुका हुआ है। कमरुज़्ज़मान साहब, इस पर आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं बिहार जाने वाला हूं और बिहार हम दिखाएंगे अपस्टेयर उधर से, उसके लिए तैयारी रखिए। जी बताइए। हरियाणा में देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो फार्मर्स एजिटेशन था। हाँ। इसके चलते कट्टर सरकार का ऊपर एंटी इनकम्बेंसी काफी था। वहां पे जाट का भी एक तरफ से कंसोलिडेशन हुआ टुवर्ड्स द कांग्रेस, और दूसरा बात वहां पे हुदा साहब का लीडरशिप जो था वो भी काफी एक निर्णायक भूमिका वहां पे इस बार इलेक्शन में नजर आएगा। हरियाणा का रिजल्ट हमेशा ही बेलवादर स्टेट बोला जाता है उसको, और इस बार नतीजा जो है चौंका देगा आप सबको। इस बार के नतीजे चौंकाने वाले कितने होंगे, वो जो एग्जिट पोल के सर्वे में सामने आ चुका है, क्या उससे बड़ा ज्यादा कुछ होने वाला है, एकदम ही एंटी क्लाइमैक्स होने वाला है? कुछ लोग ये अब भी उम्मीद कर रहे हैं, इसके बावजूद कि सारे के सारे पोल ये इशारा कर रहे हैं कि सरकार तो बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें भी आपने देखा कि कहीं पर बहुत स्ट्रगल वाली सिचुएशन किसी भी एग्जिट पोल में नहीं दिखाई दी। अब देखिए जरा बिहार का क्या हाल होने वाला है। 13 सीटें यहां पर ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं। 13 सीटें यहां के बारे में कहा जा रहा है कि इनमें मार्जिन बहुत कम रहने वाला है। तो सीतामढ़ी उनमें से एक सीट है, देवेश चंद्र ठाकुर JDU वहां से। सुपौल बिहार, जरा ये एक बार फिर से रन कीजिए, ये बहुत जल्दी से आपने चला दिया, इसको फिर से शुरू से इसको लेके आ रहा है। ये सीतामढ़ी बिहार, देवेश चंद्र ठाकुर वर्सेस अर्जुन राय, यहां पर क्या होने वाला है ये हम जानते हैं। नेक्स्ट फायर कीजिए। सीतामढ़ी के बाद आइए सुपौल। सुपौल में दिलेश्वर कामत JDU के या फिर चंद्रहास चौपाल ये RJD के, इनके बीच में क्लोज कॉन्टेस्ट है। पूर्णिया में भी क्लोज कॉन्टेस्ट है। आप जानते हैं यहां से बीमा भारती RJD से किस्मत आजमा रही है, संतोष कुशवाहा JDU से, और पप्पू यादव इंडिपेंडेंट। पप्पू यादव फैक्टर यहां कितना बड़ा है, बीमा भारती फैक्टर कितना बड़ा है, और ये पेंडुलम किधर जाकर रुक सकता है। LJP RV शांभवी चौधरी या फिर सनी हजारी कांग्रेस के, यहां पर समस्तीपुर बिहार में क्या होने वाला है, ये कम मार्जिन वाली सीटें, राजीव प्रताप रूडी की सारण भी उनमें से एक, और रोहिणी आचार्य यहां से चुनाव में उनके सामने। यहां भी ये कहा जा रहा है कि बहुत कम मार्जिन से किसी की भी तरफ ये पड़ला झुक सकता है। ये बिहार की 13 सीटें जिनमें पाटलिपुत्र सीट भी है, रामकृपाल यादव जहां से भारतीय जनता पार्टी के, या फिर मीसा भारती RJD के। कौन जीतने वाला है? ये 90 सीटें कुल मिला के हैं, जिनमें से 13 एक साइजेबल सीटें बिहार से भी आ रही हैं, 14 आ रही हैं उत्तर प्रदेश से ऐसे कम मार्जिन वाली। दरभंगा बिहार, गोपाल जी ठाकुर, ललित यादव, इनमें से किसकी तरफ बात जा सकती है? नवादा बिहार में विवेक ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे, या कम मार्जिन से ही सही लेकिन श्रवण कुशवाहा ये सीट RJD के लिए निकाल सकते हैं। ये भी एक बड़ा दिलचस्प मामला रहने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस राजा राम सिंह वर्सेस पवन सिंह, ये भी काराकाट में पवन सिंह कितना बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। पवन सिंह सीट निकालेंगे या कोई और निकालेगा, जो निकालेगा वो किसका नुकसान करके जाएगा और उसमें पवन सिंह कितना बड़ा फैक्टर रहेंगे, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर बिहार की ये सीटें, जिसमें से जहानाबाद भी एक है, चंद्रेश्वर प्रसाद JDU के या फिर सुरेंद्र यादव RJD के, कौन यहां से सीट निकालेगा? जहानाबाद में भी मामला
टाइट है। विजय लक्ष्मी देवी सिवान बिहार में वो जीतेंगी या अवध बिहारी चौधरी यहां से आरजेडी के लिए सीट निकाल लेंगे, ये भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। मार्जिन के हिसाब से ये भी एक ऐसी सीट बनी हुई है। ये बक्सर में भी लागू है। मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी को ये सीट दे देंगे या सुधाकर सिंह यहां आरजेडी की लालटेन जला देंगे, ये भी कम मार्जिन से ही तय होने वाला है। ये कम मार्जिन वाली सीटें बिहार में किन फैक्टर्स की वजह से ये मार्जिन कम होता है, और फिर आखिरकार वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको कम मार्जिन में ही सही, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि किधर जाकर ये मामला रुकने वाला है। पहले पीयूष आप देखिए, बिहार में एक तो एमवाई कंसोलिडेशन जो है वो एकदम क्लियर हमें देखने को मिला है। दूसरा, इन सीटों पे कहीं कहीं पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए, जैसे पप्पू यादव खड़े हुए, एक आनंद मिश्रा करके वो खड़े हुए हैं, और दूसरा जो है अपने पाटलिपुत्रा हो गई, वहाँ पे जो अपने लालू प्रसाद यादव के जो डॉटर है वो लड़ रहे हैं वहाँ पे। तो ये सारे जो फैक्टर है, वो सारे फैक्टर मिला के इनको बैटल ग्राउंड सीट्स बना रहे हैं हमारे लिए। कमरुज्जमान साहब देखिए, सीधा सा बात है, यहाँ पे बिहार का रिजल्ट जेडीयू का लास्ट इलेक्शंस होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उस हिसाब से ये जितना भी आपका सीट्स ऊपर कराया, 13 में से मेरा ख्याल से 8 या 9 सीट जेडीयू के साथ में गठबंधन का है, और उन्हीं सीटों में देखिएगा जी ये जेडीयू को हारना ही है। वो रिजल्ट आप लिख लो, आज वो हराएंगे, कोई नहीं, ऑपोजिशन नहीं हरा रहा है, वो बीजेपी हरा रही है इनको, क्योंकि इन पार्टी को खत्म करना है। ये तैर है बिहार में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इन जो रीजनल पार्टीज का सहारा लेकर आई है बिहार में, उसको जो है कि उभर कर अपने आप को एक स्थापित करना है बिहार में। लेकिन बिहार का इक्वेशन, जैसा कि मेरा भाई ने पीयूष से बोला है, कि वो समीकरण जो है कि एमवाई का समीकरण उससे ज्यादा है जातिवाद समीकरण बिहार का अंदर में। कौन किस तरह से अपना कास्ट मैनिपुलेशंस को कर पाया वहां पे, उसका आधार पे रिजल्ट आएगा। ये हर्षवर्धन साहब, ये जो कहा जा रहा है कि ये असल में यहां जेडीयू के खात्मे के लिए ये इलेक्शन ज्यादा है, मुझे लगता है प्रायोरिटी तो पहले जीत होगी, और जब आप साथ में आ गए हैं तो साथ मिलकर जीतना पहले। ये सही बात है कि कई क्षेत्रीय पार्टियों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले छोटा भाई बनकर आती है और फिर बड़ा भाई बन जाती है, लेकिन क्या ये इतिश्री का चुनाव है जेडीयू के लिए? देखिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक समापन के तो कोई उसमें संदेह नहीं कि ये तय है, 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी ताकत लगाकर नीतीश कुमार को जिताना चाहेगी। ये सच है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर लड़ती तो और मजबूत होती, लेकिन नीतीश कुमार एक साइजेबल वोट बैंक है जिसके अकेले और निर्विवाद नेता है। और जब हम पूरे समीकरण की बात करते हैं तो आप एमओआई समीकरण की बात हम लोग मीडिया में बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन आप जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी जिसने रणनीतिक तौर पर अगड़ों को टिकट दिया, नीतीश कुमार जिनका अपना जो कुर्मी कोयरी वो वोट बैंक है, उपेंद्र कुशवाहा वो लड़ रहे हैं, चिराग पासवान जो पासवान और दलितों का वोट देखते हैं, जीतन राम मांझी मुसहर समाज से आते हैं। अब ऐसे वोट बैंक के बीच में, ऐसे सामाजिक समीकरण के बीच में क्या सिर्फ एमओआई समीकरण से बात बनेगी? क्या 14% और 10% वो बन जाएंगे? क्या ये समीकरण मजबूत होगा? तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो भी ईटीजी वाले मित्र ने बताया, जो निर्दलीय खड़े हो गए, जो लोग किसी पार्टी से निकलकर खड़े हो गए, वो आनंद मिश्रा हो, वो पवन सिंह हो, वो पप्पू यादव हो, या हिना शहाब निर्दलीय लड़ रही है, इन सब का असर होगा। और किशनगंज तक पर एमआईएम असर डालने वाला है। तो इस फैक्टर को भी हमें पूरी तरह से मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी इस चुनाव में असर डालने वाले हैं। ध्यान में होगा आपको कि विधानसभा चुनाव के समय 5 विधायक एआईएमआईएम के भी जीते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हर्षवर्धन कह रहे हैं कि असल में जिन बातों को आप 1-1.5 मिनट के अपने स्टेटमेंट में समराइज करते हैं और जिक्र करते हैं कि ये मोटे तौर पर ये फैक्टर हैं, जहां ये मार्जिन कम होते हैं ना, बहुत माइक्रो लेवल पर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, और उस समय असल में एक पर्टिकुलर सीट पे कौन सा फैक्टर वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाने वाला है, जिसमें कहते हैं हाथी निकल गया पूंछ बच गई, वो कोई नहीं जानता। लेकिन ऐसे हाथी निकल गया पूंछ बच गई वाली जो सीटें हैं, वो सिर्फ इन राज्यों में नहीं जिनका अभी तक हमने डिस्कशन किया। अभी उत्तर प्रदेश की कई सीटें हैं जो बाकी हैं, जिनमें एक अमेठी है जिसको अभी हमने डिस्कशन में छोटा सा लाया, उसमें क्या होने वाला है आपको बताऊंगा। वेस्ट बंगाल में क्या होने वाला है वो आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र में क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। गुजरात में वो कौन सी एक सीट है जहां मामला फंसा हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। जहां मामला फंसा हुआ है 90 सीटें हैं, ये किसी भी तरफ चली गई तो उस तरफ का बेड़ा पार हो सकता है। मतलब ये जो कमरुज्जमान साहब कह रहे थे कि इसको नजरअंदाज मत कीजिए, तो ये
अगर ऐसा होने वाला है तो बाकी की बची हुई जो सीटें, जो जिन राज्यों की सीटें बची हुई हैं, उत्तर प्रदेश की कई सीटें हैं जिनमें डिस्कशन बाकी है, 14 मैंने बताया था आपको फंसी हुई हैं, 7 अभी बाकी हैं। क्या होने वाला है वहां? हाजिर होते हैं 90 सीटें जिन पर है पूरा दारोमदार। तो एग्जिट पोल के बाद वो फिल्म जो बाकी है, वो 90 सीटें जिनके बारे में लगातार हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो 90 सीटें जो ये असल में पूरी गणित असल में बना या बिगाड़ सकते हैं। 400 पार की जो बात हो रही है, 400 पार का एक मजबूत आधार भी तैयार कर सकते हैं और 400 पार के लिए बहुत तगड़ा पेच फंसा भी सकते हैं। यही वो 90 सीटें हैं जो सब तय करने वाली हैं। इन 90 सीटों में अब उस सीट की तरफ आपको ले आ रहा हूं। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा 14 सीटें उत्तर प्रदेश में फंसी हुई हैं, उसके बाद बिहार नंबर 2 पर है जहां 13 सीटें फंसी हुई हैं। अब चले आइए उत्तर प्रदेश की उस सीट की तरफ जो सबसे ज्यादा चर्चित है, 55,000 के मार्जिन से जहां पिछली बार जीत तय हुई थी। इस बार क्या होने वाला है आइए देखिए। ये वो 90 सीटें, फायर कीजिए जरा इसमें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस को ये सीट दे देंगे क्या? राहुल गांधी जहां से हारे वहां से किशोरी लाल शर्मा कमाल कर जाएंगे क्या? यहां पर जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, ईटीजी ने क्या बताया वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि यहां पर चीजें वाकई ऐसी हैं जिसके बारे में अभी कुछ भी कहा जाना मुश्किल है। हालांकि हर्षवर्धन इस कार्यक्रम के पहले भाग में ये कह चुके हैं कि जिसको संशय हो असल में जो जानते हैं चुनावों को अच्छे से, उनको ये मालूम है कि ये परत दर परत भी उखड़ने के बाद असल में मामला कहां जाकर रुकने वाला है। ये मोहनलालगंज यूपी की तरफ चले आइए। कौशल किशोर भारतीय जनता पार्टी के, आर के चौधरी समाजवादी पार्टी के, यहां क्या होने वाला है ये भी एक सस्पेंस है क्योंकि यहां भी मार्जिन बहुत कम है। कैराना यूपी में इसी तरीके से इकरा हसन, नाहिद हसन 2022 में जब अंदर थे तो इकरा हसन ने फील्ड में काम किया, सीट दिलवा दी। इकरा हसन का जादू इस बार कितना चलेगा? प्रदीप चौधरी जो पहले ही यहां से सांसद हैं, वो क्या करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? ये कमल खिलाने वाले हैं क्या, या इकरा भारी पड़ेंगी? मार्जिन बहुत कम है इसलिए सस्पेंस बरकरार है। अगली सीट दिखाइए। नगीना यूपी में ओम कुमार बीजेपी के या मनोज कुमार समाजवादी पार्टी के, और चंद्रशेखर आजाद एक फैक्टर है, उसको भी भूलिएगा मत। यहां क्या होने वाला है इस पर भी चर्चा होगी। नगीना यूपी के बाद नेक्स्ट चले आइए आजमगढ़ यूपी में दिनेश लाल यादव। कहा यह जा रहा है कि रमाकांत यादव जिनके इर्द गिर्द यहां की राजनीति घूमती है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए दिनेश लाल का, इसलिए यहां पर जो पड़ला है वो भारी है। लेकिन गुड्डू जमाली वो कितना बड़ा फैक्टर है और धर्मेंद्र यादव को कितनी मदद उससे मिल सकती है? कौशाम्बी यूपी, विनोद सोनकर भारतीय जनता पार्टी के या पुष्पेंद्र सरोज, पिताजी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पुष्पेंद्र सरोज को उस लेगेसी का फायदा मिलेगा? मार्जिन में क्या होगा, कौन से फैक्टर्स प्ले करेंगे? ये वो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की अब जिन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। हर्षवर्धन आपके पास पहले चलूं, अमेठी के बारे में कोई और फैक्टर आप जोड़ना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है निर्णायक है, मामला क्लियर है, कहीं कोई बट नहीं है? देखिए, अमेठी के लिए जो एक सबसे जरूरी बात मैं कहूंगा, जितना काम स्मृति ईरानी ने पिछले 5 वर्षों में किया है, और सिर्फ 5 वर्षों में नहीं, जब 14 से 19 वो सांसद नहीं भी थी तब भी उन्होंने वहां बहुत काम किया है। अब ऐसे में मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए कि प्रियंका वहां जाकर प्रचार कर रही हैं, अब प्रियंका तो प्रचार पहले भी कर रही थी जब उनके बड़े भाई हार गए थे, तो मुझे लगता है कि ये एक भ्रम भी होता है कई बार। हमें लगता है कि नहीं अब तो थोड़ा रणनीति बदल गई, और अगर इतनी आसान सीट वो होती तो राहुल गांधी खुद स्मृति ईरानी को हराना चाहते, ये इसमें कोई भ्रम नहीं। और दूसरा, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, दिस लॉजिक प्रिवेल्स ओवर रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स। मुझको ये लगता है कमरुज़मान साहब, ये बात महत्वपूर्ण है कि अगर यहां से इतना ही श्योरिटी होती जीत को लेकर कम मार्जिन में भी, तो राहुल चाहते कि पिछली बार जो उनको एक तरीके से उनके लिए एक बड़ा सेटबैक था उसका बदला तो वो जरूर लें। नहीं, देखिए, यहाँ बदलाव का भावना से चुनाव नहीं जीता जाता है या हारा जाता है। यहाँ पे केएल शर्मा को, जिसने 40 साल बिता दिया अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करते हुए, उनको गली गली, चप्पा चप्पा, मोहल्ला मोहल्ला तक उनको बच्चा बच्चा जानते हैं वो कौन है केएल शर्मा जी, और उनको हर फैक्टर उस कॉन्स्टिट्यूंसी का मालूम है। दूसरा बात, यहाँ पे क्यों राहुल गांधी नहीं लड़े, बहुत सारे डिबेट्स हम भी अटेंड किए। पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आज रायबरेली एक बहुत पुराना कांग्रेस का सीट है, वहां से एक गांधी परिवार का एक मेंबर को चुनाव लड़ना था। प्रियंका गांधी इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रही है, इसलिए राहुल गांधी को वहां पे दिया गया। और अमेठी में जो उनका लेफ्टिनेंट है केएल शर्मा, उनको इस बार जरूर रिजल्ट वहां पे देखिएगा आप। स्मृति ईरानी हार रही है, तभी तो आपका 90 का सीट में से आ गया, वो पकड़ में आ गया आपका एनालिसिस में, इसमें कि ये बहुत बड़ा मार्जिनल सीट है। तो अगर राहुल गांधी को हरा सकते थे, इस पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 90 में तो इसलिए शामिल है क्योंकि पिछली बार भी मार्जिन 55,000 का था, लेकिन एक वोट से जीत तो
फर्स्ट पास द पोस्ट में एक वोट भी एक आपको जिताता है ना। लेकिन ईटीजी के पास में जरा समझने के लिए चलता हूं। देखिए, एक तो अमेठी है जो कि कमरुद्दीन जी ने एकदम कहा कि जो केएल शर्मा को जो टिकट मिला है वो कांग्रेस के लिए थोड़ा फेवर में है, क्योंकि वो वहां से बहुत अच्छे से परिचित है और बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। और दूसरा वहां पे देखने को मिला जो ब्राह्मण वोटर है वो इनको वोट कर रहा है, मतलब ब्राह्मण जो कि ट्रेडिशनल वहां पे बीजेपी का वोटर है वो यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। और दूसरा वहां पे हल्की से मैं कहूँ या फिर नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी है स्मृति जी पे, ये हमें देखने को मिली है 5 साल के कामों के बावजूद। जी, नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी हमें देखने को मिली है वहां नहीं, लेकिन बाकी नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी सरपास कर जाता है, मोदी फैक्टर यहां नहीं करेगा। नहीं, जैसे यहाँ पे देखिए, पहली बात है यहाँ पे भी वही एमवाई वाला जातीय समीकरण बन रहा है। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ जो है नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी उनके अगेंस्ट, और दूसरा जो ब्राह्मण का जो वोट शिफ्ट हो रहा है वो है, और दूसरा केएल शर्मा की जो वहाँ पे पकड़ है ग्राउंड पे, हाँ। वो अच्छी है, इसीलिए जो सीट है वो फंस गई है वहां पे। और दूसरी सीट जो है इंटरेस्टिंग वो है नगीना। यहाँ पे चंद्रशेखर जो है वो हमें काफी अच्छे फाइट में देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम वोटर जो है वो उनको वोट कर रहा है। दलितों का तो उनको मिल ही रहा है, लेकिन मुस्लिम वोटर भी उनको वोट कर रहा है। मैं ये नगीना और आजमगढ़ के बारे में आपका भी ओपिनियन जानना चाहता हूं हर्षवर्धन। देखिए दिनेश जी, आजमगढ़ सीट पर मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हार रही है। बहुत मुश्किल होगा, अगर वो जीतेगी तो एक चमत्कार होगा। लेकिन नगीना सीट पर अगर जो पीयूष बता रहे हैं कि चंद्रशेखर को मुस्लिम मत भी मिल रहे हैं, तो ये किसके लिए नुकसान करने वाला है? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभ करने वाला है। उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दावा और मजबूत होगा। ओम कुमार जो लड़ रहे हैं उनके लिए ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। तो मैं ये मानता हूं कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है। लेकिन जो आपने बताया अभी शाह आलम गुड्डू जमाली अभी चले गए उधर, जो काफी वोट पाकर एक तरह से नुकसान किया था सपा, तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ उनके फेवर में और नगीना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। तो यहां पर वोट कटेंगे तो किसके कटेंगे? जो काटने वाला है वो कौन है, और वोट कटेंगे तो किसके कटेंगे? अगर इस फैक्टर को आप दिमाग में रख लें तो चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन फिर अगर यही फैक्टर हो केवल, तो फिर चीजें आप समझ सकते हैं फाइनली। लेकिन अगर इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी प्ले इन कर रहे हो तो मामला समझना उतना आसान नहीं रहता। यहां पर ये जो बात कही जा रही है कि असल में चंद्रशेखर के संदर्भ में आपने जो मुस्लिम वाली बात कही, ये असल में भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से फेवर में ही बात जा रही है। नहीं, इसके लिए मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पे क्यों सहमत नहीं है? नहीं, देखिए यहाँ पे जो मुस्लिम का पॉपुलेशन है जो हमारे पास आंकड़ा है वो तकरीबन आपका 45% का है, और यहाँ पे मुस्लिम जो है कम से कम 70% जो है वो चंद्रशेखर को वोट कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे जो दलितों का आंकड़ा है वो 20% का है। तो ये मिला के जो है वो जो है बन गई है फाइट बीजेपी और आपके इसके बीच में। हर्ष, ये बात आप खातिर में लाते हैं क्या? नहीं, मुझे लगता है कि पीयूष जो कह रहे हैं तब तो मैं 100% कह रहा हूं। मुझे लग रहा था कि वहां चंद्रशेखर कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। अगर पीयूष को वहां मुसलमान 70% चंद्रशेखर के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां से चुन के आने वाला है। चलिए अब आइए उस तरफ आ जाइए जहां पर यह कहा जा रहा है कि इस बार सीटें बढ़ेंगी पहले से ज्यादा, और दीदी ने पूरा जोर लगा दिया है। उसके बाद मामला किधर जा रहा है, क्या होने वाला है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल की कितनी सीटें हैं, जरा आप उधर चले आइए। आइए अब आपको ले चलता हूं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें फंसी हुई हैं? 8 सीटों पर मामला फंसा हुआ है। 8 सीटों पर क्लोज कॉन्टेस्ट है। उनमें से बहरामपुर भी है, आसनसोल भी है, कूच बिहार भी है, हुगली भी है, मालदा दक्षिण भी है, बैरकपुर भी है, हावड़ा भी है और आरामबाग भी है। कौन से मुद्दे असल में टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल रहे? फिर यहां पर जो मामला फंसा वो क्यों फंसा? अधीर रंजन चौधरी, इंडी गठबंधन है साथ में कि नहीं? कई बार ये उहापोह होती रही। यहां पर जाहिर है कि वो सीटें जहां मुस्लिम बहुतायत में हैं उनका किस तरफ जा रहे हैं वो ये निर्णायक होता है। लेकिन कहा जाता है कि जब बड़ा फैक्टर एक तरफ अपनी चीजें डिसाइड कर लेता है तो कई फैक्टर्स जो छोटे होते हैं वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाते हैं। वो कौन से हो गए, वो कौन से फैक्टर्स हैं, उन पे हम जानेंगे और कमरुज़्ज़मान साहब इसमें सबसे अच्छा हमको बता सकते हैं। वेस्ट बंगाल को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको महाराष्ट्र की तरफ भी ले आऊं। महाराष्ट्र भी हमको यहां डिस्कस करना होगा। 19 राज्यों की 90 सीटों में से 10 सीटें ऐसी हैं महाराष्ट्र वाली जो फंसी हुई हैं, और यहां मेन कंफ्यूजन जो है वो शिवसेना ये वाली या शिवसेना वो वाली, एनसीपी ये वाली या एनसीपी वो वाली, ये मसला है। जिसमें से ठाणे है, रामटेक है, नांदेड़ है, शिरूर है, मुंबई नॉर्थ ईस्ट भी है, इसमें माड़ा सीट भी है, सतारा भी है, सांगली भी है, बारामती भी है और यवतमाल वाशिम की सीट भी इनमें से है। अब ये जो सीटें हैं महाराष्ट्र की, इनमें कौन से वो फैक्टर्स हैं जो क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटों में चीजों को ये बता सकते हैं कि बात किधर जाकर ठहरेगी?
ये भी हम समझेंगे। वेस्ट बंगाल ध्यान में रखिएगा, ये सीटें ध्यान में रखिएगा महाराष्ट्र की। और अब चले आइए जरा पंजाब। पंजाब में क्या होने वाला है, पंजाब में कितनी सीटें हैं जो फंसी हुई हैं। पंजाब की सीटें ये हैं वो सीटें जहां बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। पटियाला उनमें से एक है। कांग्रेस डॉक्टर धर्मवीर गांधी या बलबीर सिंह हैं आम आदमी पार्टी के, या फिर परनीत कौर बीजेपी। किसके खाते में ये सीट जा रही है? ट्रायंगुलर जहां है वहां तो और भी ज्यादा ये चीजें जो है ये समझना मुश्किल हो जाती है। रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी के लुधियाना में, अमरिंदर राजा वडिंग कांग्रेस के लुधियाना में, वो कांग्रेस के लिए सीट जीतेंगे। अशोक पाराशर आम आदमी पार्टी वाले। इनमें से कौन वोट कटुआ होगा, कौन जीतेगा और किसको रनर अप रहना पड़ेगा? जालंधर सीट में चले आइए, सुशील कुमार रिंकू, चरणजीत सिंह चन्नी या फिर पवन कुमार टीनू आम आदमी पार्टी, टीनू चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस, या सुशील कुमार रिंकू भारतीय जनता पार्टी। ये जो सीटें हैं। लेकिन पहले आइए वेस्ट बंगाल, फिर से फायर कीजिए, ये आप बाद में लगाइएगा। वेस्ट बंगाल की तरफ पहले चलते हैं। कमरुज्जमान साहब, फंसी हुई सीटें, आपका ओपिनियन? नहीं, देखिए, जो पहला सीट आपने दिखाया बहरमपुर का, वो एक कॉन्टेस्टेड सीट इसलिए है क्योंकि अधीर रंजन चौधरी वहां से लड़ रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि ममता बनर्जी ने अपना ताकत ये इलेक्शन में नहीं, 2019 में भी 2014 में भी उसने लगाया किसी तरह से अधीर रंजन चौधरी को हराया जाए। आज जो शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के एलओपी है, उनको लेफ्टिनेंट बनाकर भेजे थे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ममता बनर्जी ने, ताकि अधीर रंजन चौधरी को हराया जाए। और यहाँ पे क्या फैक्टर, दो फैक्टर है। एक देखिए 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है बहरमपुर का, 58% है मुस्लिम पॉपुलेशन वहां का। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है हिंदू मेजोरिटी है वहां पे, और 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुस्लिम मेजोरिटी है। हमेशा के लिए ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑलवेज अधीर रंजन चौधरी को सपोर्ट करती थी। 2021 का निर्वाचन में अधीर रंजन चौधरी को इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7 असेंबली सीट मिलाकर मात्र 14% उनको वोट्स मिला था। उसका बहुत सारा फैक्टर्स था, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन वो कहानी पुराना होकर अब नया आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे। यूसुफ पठान को वहां पे खड़ा किया ममता बनर्जी, ओनली रीजन किसी तरह से मुस्लिम वोट्स को डिवाइड कर दे वहां पे। लेकिन वहां पे क्या गेम हुआ, यूसुफ पठान तो है तो बाहर ही है, तो वो वोटर्स के साथ में वो रेजोनेंस नहीं कर पाए। हम मान के चलते हैं कि जो 100% वोट शेयर मुस्लिम्स का जा रहा था अधीर रंजन चौधरी का तरफ, वो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत कटौती हो, 20 से 30%। लेकिन इतना नहीं हो रहा है कि सीट रुक पाए। नहीं, बिल्कुल। इस पे जरा ईटीजी का ओपिनियन देखिए। ये जो सीट है यहाँ पे आपका ट्रायंगुलर फाइट बन गया है। यूसुफ पठान जो इतने उसमें नहीं है, पर बेशक है कि ये यहाँ पे मुस्लिम वोट काट रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा, यहाँ पे मुस्लिम जो है वो तकरीबन हमारे हिसाब से 52% के करीब इस लोकसभा में। तो यहाँ पे जो है मुस्लिम का जो वोट है वो कट रहा है। तो इसलिए जो है ये मार्जिन ऑफ एरर में आ जा रहा है, ये क्लोज कॉन्टेस्ट बन गया है। और बीजेपी में यहाँ पे जो है आपका पोलराइजेशन के कारण जो आपका जो अदर लाइक नॉन मुस्लिम वोट है वो कंसोलिडेट हो गया बीजेपी की तरफ। हर्षवर्धन, वेस्ट बंगाल? नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल निश्चित तौर पर जो 10-12 सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट तय करता है, उसमें से एक ये सीट है। और अधीर रंजन चौधरी बहुत ताकतवर नेता रहे हैं। जब सारे मुसलमान पूरे राज्य के ममता जी के पीछे खड़े हो गए, फिर भी उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत कुछ नहीं हो पाया। लेकिन यूसुफ पठान का आना, और देखिए कोई कुछ भी कहे, बाहरी भीतरी ये हर पार्टी अपने लिहाज से तय करती है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा क्या बाहरी नहीं है, कीर्ति आजाद क्या बाहरी नहीं है? तो आप अपने लिहाज से कहते हैं कि ठीक है उनको बाहरी कह रहे तो वो जीत जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी की अपनी जो साख है, वो ठीक कह रहे हैं कि 14-19 में भी हराने की कोशिश की, लेकिन अब स्थितियां बदली हैं। मुझे लगता है कि बहुत कड़ा मुकाबला है, यहां कॉल लेना थोड़ा सा मुश्किल है, कठिन काम है, मुझे लगता है आसान नहीं हो। तो अब ये अगर यहाँ पे अब बात अपनी कंक्लूड हो गई हो, तो मैं महाराष्ट्र की तरफ बढ़ने वाला हूँ जल्दी से। नहीं, बंगाल का और एक चीज जो यहाँ पे 90 सीटों में से नहीं आ रहा है, मेरा पर्सनल ये जो है कोलकाता नॉर्थ सीट, जिसमें जो है कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है कांग्रेस, बीजेपी और इसका बारे में। लेकिन तीनों कैंडिडेट कभी ना कभी कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं वहां पे। वो भी एक बहुत बड़ा मार्जिनल सीट है, शायद वो आपका समीक्षा में नहीं उठ कर आया। चलिए अब ये महाराष्ट्र की तरफ हम आप चले आते हैं। महाराष्ट्र की जो सीटें मैंने आपको दिखाई, कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इतना क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटें बता रहे हैं, और कौन सा फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर होगा? पीयूष, भी सीटें यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक है, एक तो फायर कीजिए महाराष्ट्र की सीटें प्लीज। हाँ, कंफ्यूजन का इशू है कि भाई किस पार्टी का किसको, मतलब वो है सिंबल का एक इशू है। दूसरा जो है ये हमने वेस्टर्न महाराष्ट्र में हमें देखने को मिला है कि जो आपका मराठा वोटर है वो अभी भी एनसीपी शरद पवार के साथ खड़ा है। तो इसीलिए जो सीटें हैं आपका मराठा वोटर जो देखिए। और दूसरा एक और फैक्टर है कि यहाँ पे शिवसेना उद्धव और शिवसेना जो ओरिजिनल एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उसमें जो एक कंफ्यूजन है। लेकिन उद्धव जो है वो थोड़ा भारी पड़ रहे हैं इन पे,
लेकिन बीजेपी का जो कोर वोटर है वो आपका शिवसेना को और आपका एनसीपी अजित पवार मुझे ये को, लगता है हर्षवर्धन की जो आदमी वोट देने जा रहा है वो कितना भी मतलब उसकी जानकारी का अभाव उसको हो, लेकिन मोटे तौर पर वो ये जानकारी तो लेकर जाता ही है कि कौन वाला अब किस तरफ है और किसकी बटन दबाना है। नहीं, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है कि एक आपको छोटा सा वर्ग होगा जो ये नहीं समझ पाएगा कि भाई इनको चुनाव निशान मिल गया तो ये वाले हैं, लेकिन अब सबको पता है और खांचे बड़े साफ साफ है वहां। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी वाली जमीन पर बहुत मजबूत है। जो जिन सीटों पर वो लड़ रही है उसमें उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है। जो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के हिस्से में है वो कितना ले, और उसमें भी अजीत पवार शरद पवार से बड़ा हिस्सा मेरी जो समझ बन रही है वो काटते दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे उस तरह से नहीं काटते दिख रहे हैं। लेकिन अब जैसे ठाणे की सीट है, मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है कि ये जो एनडीए है उसके पक्ष में आने वाली, इसमें कोई भ्रम नहीं दिखता है। लेकिन ये जब फंसी हुई सीटें के बारे में कहा जाता है कि अभी कमरुज़्ज़मान साहब के सवाल के जवाब में आपने पीयूष ये कहा था कि फंसी हुई सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि उनका कैडर स्ट्रांग है। महाराष्ट्र में क्या ये बातें उसी तरीके से उन्हीं सेंस में लागू है? देखिए, महाराष्ट्र में भी लागू है क्योंकि बीजेपी जो है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है, फिर मैं आपका पोलिंग बूथ मैनेजमेंट कहूं वो वहां पे भी वैसा ही है। तो ये है कि मार्जिनल सीटें जो है वो कन्वर्ट कर लेती। लेकिन मराठा रिजर्वेशन इशू बहुत बड़ा फैक्टर था इस बार। मनोज जरंगे जिस तरह से मूवमेंट किए वहां पे, उसके बाद जिस तरह से शिवसेना टुकड़ा हुआ, जिस तरह से एनसीपी का ये हुआ, तो ये सारा फैक्टर्स वोटर्स का माइंड में है। बहुत सारा सिंपैथी फैक्टर जो है उद्धव ठाकरे की तरफ इस बार देखने को मिला महाराष्ट्र में। ये इलेक्शन का नतीजा मैं ये दावा के साथ कर रहा हूं कि अजीत पवार का जो पार्टी है वो लगभग इस बार वाइप आउट होगी, और शिंदे गुट का जो शिवसेना है उसका भी काफी हद तक डाउनफॉल आएगा। ठीक है। तो जो लोग अपनी मूल पार्टियों से हटे उनके लिए खतरे की घंटी, क्या मार्जिनल सीटें ये इशारा कर रही हैं। लेकिन ये जो पंजाब के विषय में बहुत जल्दी एक चर्चा करूंगा और उसके बाद आपको ले चलूंगा और बताऊंगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में फंसी हुई सीटों का क्या होने वाला है। लेकिन पहले जरा पंजाब के बारे में टिप्पणी हर्षवर्धन। नहीं, मुझे लगता है देखिए, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कुछ होना है प्लस ही होना है। इसलिए प्लस होना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीती थी, गुरदासपुर और होशियारपुर। अब लोग कह रहे हैं कि सनी देओल नहीं है तो उस सीट पर क्या करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पहली बार 5 से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, भले वो कांग्रेस का सांसद रहा हो, वो आम आदमी पार्टी का सांसद रहा हो, वो मंत्री के परिवार के हो, पूर्व IAS हो, यानी ताकतवर प्रत्याशी खोजे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि। दूसरा क्या है, पहली बार 3 नेशनल पार्टी और 1 रीजनल पार्टी, यानी 4 कॉर्नर फाइट है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल, इसमें भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल सकता है। और देखिए, जिसको हम लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी कहते हैं कि भाई वो घुसने नहीं दिया, आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि उनका बड़ा विरोध हो रहा है। लेकिन एक बड़ा वर्ग पंजाब में है जो इन अराजकतावादियों से दुखी है, परेशान है, वो भाजपा के पक्ष में वो। देखिए, पंजाब में जो सिचुएशन है बहुत अलग है। असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने भले ही जीत लिया वहां पे, लेकिन अब जो है नैरेटिव टोटली चेंज हो चुका है वहां पे। भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे पंजाब के वोटर्स को। उसका जाहिर सी रीजन है फार्मर्स एजिटेशन का लेकर, और बहुत सारे इश्यूज है वहां के, लोकल इश्यूज है। लेकिन मैं मानता हूं वहां पे कि कांग्रेस पार्टी 13 में से कम 6 या 7 सीट पे तो कम से कम लीड लेगी। कांग्रेस के लिए स्थितियां क्या मार्जिनल सीट में भी कांग्रेस एज से ही सही लेकिन जीत जाएगी पीयूष पंजाब के संदर्भ में? नहीं, देखिए, ये पंजाब में तो स्थिति थोड़ी, ये जो 3 सीटें ये बहुत ही ज्यादा टाइट है। कॉल लेना भी मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूंगा, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि यहाँ पे बीजेपी, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी जो है ऑर्गेनाइजेशनली इतनी स्ट्रांग नहीं है। थर्ड अंपायर भी जब कई बार रिवाइंड करे, रिप्ले करे, लेकिन जहां फैसला ना ले पाए, कुछ सीटें ऐसी हैं। अब जरा कुछ ऐसी ही सीटों का जिक्र कर लेते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश के संदर्भ में। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पहले मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं। यहां क्या होने वाला है, 29 में से 28 पिछली बार, इस बार क्या होने वाला है, छिंदवाड़ा उनमें से एक ऐसी सीट है मध्य प्रदेश की, छिंदवाड़ा, जहां नकुल नाथ और बंटी साहू, विवेक बंटी साहू आमने सामने हैं। यहां क्या होने वाला है, मामला बहुत टफ है, बहुत मार्जिन कम रह सकता है जीत का। उन्हीं में से एक रतलाम की भी सीट है जहां कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ रहे हैं और सामने है अनीता नागर सिंह भारतीय जनता पार्टी की। यहां ये 2 सीटें, इनमें क्या होने वाला है इस पर टिप्पणी लेंगे। लेकिन चला राजस्थान चले आइए। राजस्थान जिसने पिछले बार पूरे का पूरा ही एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाला, वहां मामला कहां फंसा हुआ है। कोटा में फंसा हुआ है। ओम बिरला
स्पीकर जहां से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रहलाद गुंजल जहां से कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं, इन दोनों के मामले, उनके दोनों के बीच में मामला बहुत क्लोजली कॉन्टेस्टेड है। करौली धौलपुर, इंदु देवी भारतीय जनता पार्टी या भजनलाल आरएलपी के, कौन जीतेगा यहां भी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। नागौर राजस्थान भी उनमें से एक ऐसी सीट जहां ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट निकाल लेंगी, या हनुमान बेनीवाल आरएलपी के लिए सीट ये निकाल ले जाएंगे। बाड़मेर में कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला ले जाएंगे, या उम्मेद राम जो है वो कांग्रेस को ये जीत दिला देंगे। चुरू भी उनमें से एक ऐसी सीट जहां पर मामला फंसा हुआ है। राजस्थान की सीट देवेंद्र झाझरिया या फिर राहुल कसवान, कौन जीतने वाला है ये बहुत बड़ा सस्पेंस है, मार्जिन बहुत कम रह सकता है। प्रियंका बालन मेघवाल गंगानगर में या कुलदीप इंदौरा, कौन सीट निकालेगा। जोधपुर में क्या होने वाला है, गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के या करण सिंह कांग्रेस के लिए कौन निकालने वाला है। यहां से सीट जयपुर ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी राव राजेंद्र सिंह या अनिल चोपड़ा। तो ये आप देख रहे हैं राजस्थान में भी अच्छी खासी सीटें हैं। सीकर राजस्थान चले आइए, यहां से भारतीय जनता पार्टी के स्वामी सुमेधानंद या फिर अमराराम सीपीआईएम के, कौन सीट निकालेगा। कम मार्जिन वाली इन जगहों पर क्या होने वाला है राजस्थान में, ये फंसी हुई सीटें क्या इशारा कर रही हैं। बांसवाड़ा में महेंद्रजीत मालवीय जीतेंगे या अरविंद सीता डामोर कांग्रेस के लिए ये सीट निकाल लेंगे। ये आपने देख लिया, इसको स्मरण में रखिएगा। आपने मध्य प्रदेश देख लिया, राजस्थान देख लिया, दिमाग में रखिएगा। लेकिन उससे पहले कि मैं चर्चा की तरफ जाऊं, जरा ये भी देख लीजिए। ये मध्य प्रदेश में तो 2 सीटें, छत्तीसगढ़ में 2 सीटें, असम में 3 सीटें, ओडिशा में 4 सीटें, कर्नाटक में 7 सीटें, तमिलनाडु में 3 सीटें और तेलंगाना में 2 सीटें फंसी हुई हैं। और इस तरीके से 19 राज्यों के लिए जो टोटल नंबर जाता है ये 90 सीटों का जाता है। ये एक साइजेबल चंक है। ये निश्चित रूप से इसमें किधर ये गुणा गणित किसके हिसाब में सेट हो जाएगा, उससे पूरा का पूरा गुणा गणित अलायंस के लिए भी बन या बिगड़ सकता है। तो बावजूद इसके कि आपके सामने एग्जिट पोल के सारे प्रोजेक्शंस हैं, ये जो सीटें हैं इनमें जीत या हार ये चीजों को पूरे लैंडस्केप को बदल सकती हैं। अब आइए जरा चलते हैं, पहले समझते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के संदर्भ में चीजें। राजस्थान में क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं और खुद पीयूष राजस्थान से आते हैं, ईटीजी के लिए उन्होंने जो सर्वे किया है और राजस्थान में रहते हुए क्योंकि वो यहाँ के तमाम दूसरे डायनेमिक्स भी समझते हैं, कौन सी सीटें इतनी जो हमने डिस्कस की उनमें से सबसे ज्यादा जिसमें आप समझते हैं कि कोई भी कॉल लेना रिस्की होगा। देखिए इसमें तो काफ़ी सारी सीटें हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप देखें तो चूरू सीट है जहाँ पे राहुल कसवा जी जो 3 टाइम के एमपी थे अपने बीजेपी की सीट से, उनको टिकट कर गया और अभी कांग्रेस से लड़ रहे हैं। दूसरा आपका सीट है सीकर का सीट है, वो फंस गया आपका क्योंकि वहाँ पे जो है आपका जाट मेघवाल और आपका जो मुस्लिम वोटर है उसका कंसोलिडेशन हो गया है। फिर एक बांसवाड़ा की सीट है, वहाँ पे एक थोड़ा कंफ्यूजन ये हो गया कि जो कांग्रेस के जो जिसको पहले टिकट दिया गया उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस नहीं और सिंबल उनके पास रह गया है। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस का ये कहना है फिर इंडिया अलायंस का बाप का कैंडिडेट बीएपी का कैंडिडेट खड़ा किया गया वहाँ पे, तो एक ये वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि राजस्थान जिसने अभी असेंबली में मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो अचानक यहां पहुंचते पहुंचते लोकसभा के समय, क्योंकि ये कहा जाता है कि देखिए पिछली बार जब राजस्थान को यहां से मैंडेट, राजस्थान में कांग्रेस को मैंडेट मिल गया था, लोकसभा के चुनाव आए, पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए चली गई। मतलब वो जो नेगेटिव फैक्टर था, नरेंद्र मोदी फैक्टर ने उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदला केंद्र के संदर्भ में। यहां पर जब पहले ही वो पॉजिटिव है राज्य के इंडिकेशन के हिसाब से, तो ये नेगेटिव क्यों दिखाई दे रहा है हर्षवर्धन? नहीं, मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूं कि ये इन 90 सीटों में कैसे हो सकती हैं। गंगानगर सुरक्षित में जीत हार का जो अंतर 2019 में था वो 4 लाख से अधिक का था। सीकर में 3 लाख करीब 2,97,000। जयपुर ग्रामीण भाजपा जीती 3,93,000 के अंतर से। और मुझे सचमुच आश्चर्य हो रहा है, ठीक है चुरू जैसी सीट पर आप कह सकते हैं क्योंकि राहुल कसवा उधर चले गए। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी जीती थी 3 लाख से अधिक मतों के अंतर से। ये क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटें कहां हैं? आप चुरू की बात इसमें तो फिर फरीदाबाद को भी नहीं गिनना चाहिए, जैसलमेर की बात कर सकते हैं। किशन पाल गुर्जर वाली सीट को तो 6 लाख के वोट से जीते थे। मतलब क्या पिछले बार के उस मार्जिन को इस बार में खाते में लाना चाहिए? दोनों में फर्क है। वहां भी मैं उसको क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं मानता हूं, लेकिन वहां एक अंदरूनी गुस्सा है, लड़ाई है जिसको हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन इन सीटों पर जिन सीटों के मैंने नाम लिए वहां ऐसी कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से चुरू जहां देवेंद्र झाझड़िया को दे दिया, वो भी पैरालंपियन है, वो भी जाट है, तो राहुल कसवा कांग्रेस में जाकर बहुत कुछ कर लेंगे ऐसा निश्चित तौर पर नहीं है। फिर आप
आप बात कर लें, अगर बाड़मेर जैसलमेर की करें तो जो निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी के आने से वहां समीकरण बदला। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप क्लोज कॉन्टेस्ट का कोई तो आधार होना चाहिए ना। अगर 4 लाख 3 लाख के अंतर से हैं तो कौन सा बड़ा इसका जवाब लेता हूं। ये जो आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, जहां 3-3 4-4 लाख से जीत हुई है, इस बार क्लोज क्यों हो गया मामला? देखिए ऐसा नहीं होता, जैसे ऐसा मैं बिल्कुल 10 लाख की सीट जो उसका भी वो जो पूरा समीकरण है, देखिए आपको पहले समझना पड़ेगा जो पिछला चुनाव था और अभी का चुनाव उसमें 5 साल हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब 2 दिन का था या तो अभी 1 हफ्ता हुआ है, 1 महीना हुआ है कि बस 5 लाख जो वोट मिला था वो 1 महीने पहले मिला था। 5 साल हो गए। अभी के जो वहां पे समीकरण बनते हैं वो यही बनते हैं कि वहां पे जो जाट वोटर है वो एक तरफा कांग्रेस को वोट कर रहा है। दूसरा जो ये आपका संविधान वाला जो इशू हुआ था कि संविधान बचाओ वाला 400 पार अगर बीजेपी को सीट आ गई तो संविधान बदल देंगे, उससे जो आपका मीना कम्युनिटी और आपका जो एससी कम्युनिटी है उसमें काफी ये तूल पकड़ लिया है। और ये जो दोनों कम्युनिटीज है ये अभी टोटली आपका कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गई है, एक तरफा शिफ्ट हुई। इसीलिए गंगानगर जो है वो आपका वहां पे फंस गया है, इसीलिए आपका करौली धौलपुर फंस गया है, इसीलिए आपका दौसा फंस गया है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण रहा है। जैसलमेर की जो सीट का ये बात करें, बाड़मेर जो उसका सीट है बाड़मेर जैसलमेर, उसमें जो है मैं अगर अपना वो बताऊं तो बीजेपी जो है वहां पे काफी पीछे रह गई है। उसका जो सबसे बड़ा कारण रहा है वहां पे जो अब फाइट जो है वो कांग्रेस और इंडिपेंडेंट जो रविंद्र भाटी उनके बीच में है। और वहां पे मैं आपको फैक्ट बताऊं कि राजपूत वोटर जो है वो आपका बीजेपी का वोटर है, कोर वहां पे ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर है, लेकिन वहां पे उन्होंने एक तरफा रविंद्र भाटी को वोट दिया है। सेम आपका जोधपुर का सीट जो है उसमें करण सिंह जो है वो राजपूतों का वोट तोड़ रहे हैं, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत को मिलता था क्योंकि वो खुद एक राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। ये कमरुज्जमान साहब, ये जो फैक्टर्स बताए जैसे मसलन संविधान वाला फैक्टर, क्या ये सिर्फ राजस्थान में अगर मान लीजिए काम कर रहा है तो सिर्फ राजस्थान में काम करेगा? नहीं, आप जो है एक्चुअली इशू को एड्रेस नहीं किए। राजस्थान में असेंबली इलेक्शन में देखिए बहुत सारा डिस्टर्बेंसेस था ऑर्गेनाइजेशन का अंदर में। राजेश पायलट का या अशोक गहलोत जी का कैंप का 2 गुट में काफी हद तक खींचातानी था असेंबली इलेक्शन में। हार के बाद इस बार राजस्थान यूनिट ने दोस्तारा के लीडरशिप के अंडर में अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, पूरा संगठन को एक साथ करके वहां पे निर्वाचन लड़ा इस बार, और उसका नतीजा यहाँ पे वो दरारें पट गई, अब वो दरारें नहीं है। दरारें तो थी, वरना रिसोर्ट तक चला गया था मामला। देखिए यहाँ पे बैठकर मतलब अब वो बोलने से फायदा नहीं है कि है नहीं, जो था तो था। वरना ओम बिरला जैसा लोकसभा के स्पीकर जो है 2,80,000 में कोटा सीट लास्ट टाइम जीते थे, इस बार वो मार्जिनल सीट में 25,000 का मार्जिन तक आ गए। तो ये भी एक सोचने वाली बात है जी। इसमें जिस तरह से वोट शेयर उसका जो कारण हुआ है, जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं प्रहलाद गुंजल जी, वो गुज्जर कम्युनिटी से आते हैं और वो जो सीट है आपका गुज्जर डोमिनेंट है और गुज्जर जो है वहां इस बार मूव कर गया। और जो इसका मतलब यही होता है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में देखिए अभी जो बड़ा फैक्टर ये है कि वहां पे पिछली बार जो दोनों बार जो था वो आपके नेशनल मुद्दे या फिर मोदी जी का जो फैक्टर था वो हावी था, इस बार जाति का जो फैक्टर है वो हावी हो गया है वहां। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया से किया वहां पे, और वो इंजीनियरिंग अच्छे से हुई है। मैं ये मानता हूं कि वहां पे हालात ऐसे ही बन गए। तो जब चुनावों को जाति में ले आया जाए तो उसको एक सोफिस्टिकेटेड तरीके में कहने का जो वो होता है वो ये होता है कि सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से हुई। हर्षवर्धन, कोई ऐसी बात जो राजस्थान के संदर्भ में आप जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहां से ज्यादा सीटें इसलिए मैं तो थोड़ा टाइम दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ रहा हूं। देखिए मुझे नहीं लगता दिनेश जी, देखिए ये ठीक बात है कि उसको हम, ये बड़ा अच्छा आपने कहा, लोगों को सुनना चाहिए कि जाति की राजनीति लोग करते हैं और उसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, लेकिन ये जाति की राजनीति हर कोई कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं पर भी, जिसको कहते हैं ना मक्खी पे मक्खी बिठाना, वही काम किया है। अगर राहुल कसवा का टिकट कटा तो देवेंद्र झाझड़िया को ही मिला है, और कोई ऐसी एक सीट नहीं है जहां जातीय समीकरण, जिसको हम सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, उसके लिहाज से कोई गड़बड़ हुई हो। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से आप, चूंकि होता क्या कई बार सेंटिमेंट बन जाता है, 2 सीटों से बना सेंटिमेंट, और बाड़मेर जैसलमेर पर मैं बिल्कुल सहमत हूं। आखिरी का 1 मिनट बचा है, इसलिए हर्षवर्धन मैं ये लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि आपकी टिप्पणी रतलाम और छिंदवाड़ा के बारे में ले लूं। देखिए मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। कमरुज्जमान साहब, आखिरी किला बचेगा। सीट तो हमारा है ही है, वहां पे कमलनाथ जी से अपना सारा एनर्जी एक ही सीट में लगा दी थी। कलेक्टर के खिलाफ लगातार शिकायतें हुई हैं वहां। नहीं, जो भी हुआ है नहीं हुआ वो तो इलेक्शन कमीशन का ग्राउंड तैयार करने वाली बात तो नहीं है। नहीं, ग्राउंड तैयार करने वाला बात नहीं है, लेकिन छिंदवाड़ा जब आप दिखा रहे हो मार्जिनल सीट, वो लाख वोट का मार्जिन से भी नकुलनाथ जीत रहे, इतना मान कर चलिए आप। पीयूष, मैं अगर आपको उसमें बताऊं, अगर है हमारे उसमें मार्जिन ऑफ एरर में, पर जो एज है वो यहाँ पे बीजेपी को है।
और दूसरा तो एक रतलाम सीट है, वो आपका वहां पे ट्राइबल वोटर जो है वो ज्यादा है, और यहाँ पे जो कांतिलाल भूरिया है इनका जो नाम है वो काफी बड़ा है। मतलब चलिए, तो ये वो सीटें 90 सीटें, ये सीटें किस तरफ जा रही हैं, ये अभी तक आपने एग्जिट पोल में जो आंकड़ा देखा है, असल में आप आंकड़े पे अगर तवज्जो दे रहे हैं या रेंज पे तवज्जो दे रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं और फिर वो आंकड़ा दिमाग में रख रहे हैं, तो ठहरिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। ये 90 सीटें, इनका पेंडुलम स्विंग होते 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 किधर जाकर थम जाएगा, इसी पर पूरा दारोमदार होगा। बहुत धन्यवाद आपका हर्षवर्धन त्रिपाठी, वक्त निकालने के लिए। कमरुज़्ज़मान साहब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पीयूष आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो लिमिटिंग फैक्टर जो आखिरकार निर्णायक बनाएगा किसी मार्जिनल कम मार्जिन वाली सीट को, वो कौन सा होगा, इसमें एक बहुत फेयर आइडिया अभी तक आपको लग गया।